ओके फाइन। सो लास्ट लेक्चर में जो टाइप के क्वेश्चन किए थे उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे एक वेक्टर दिया है, लेट्स से वेक्टर का नाम कुछ भी है, मतलब लेट्स से दिस इज एफ बार, ठीक है, फोर्स का एक वेक्टर है और मैं आपको वो देता हूँ स्प्लिट फॉर्मेट। स्प्लिट फॉर्मेट मतलब मैंने ऐसा दे दिया 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। इफ दिस इज द वेक्टर गिवन इन द स्प्लिट फॉर्मेट, इस वेक्टर का मतलब क्या है? चलो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व करेंगे, ये सब बात की बात है, बट सिर्फ इतना देखकर आपको समझ में क्या आता है कि कोई तो एक वेक्टर है, उस वेक्टर की एक्स एक्सिस पर क्या वैल्यू है, ये उसकी ओवरऑल वैल्यू है क्या 3। इस वेक्टर की एक्स एक्सिस पर वैल्यू है 3, y एक्सिस पर वैल्यू है 7 और z एक्सिस पर वैल्यू है 5। ओवरऑल वैल्यू तो कुछ और ही है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे इसका ओवरऑल वैल्यू बताओ कि ये वेक्टर का ओवरऑल मैग्नीट्यूड कितना है। कैसे करते हैं हम? हाउ डू यू फाइंड द ओवरऑल मैग्नीट्यूड? अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस, तो उस हिसाब से क्या हो गया 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर ये 25 9 34 and this is how much 83। do you get it? अगर ये 81 होता तो 81 का रूट में लिखता, बट ये 81 से थोड़ा सा बड़ा है तो इसका रूट भी 9 से थोड़ा सा बड़ा है। तो ये जो आपको 9.1 मिला, व्हाट इज दिस 9.1? ये 9.1 है फोर्स का जो वेक्टर था उसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड। तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड कितना है 9.1। इसको मैं क्या लिखूं, एफ बार लिखूं या सिर्फ एफ लिखूं? स्टिल एफ बार लिखूं या एफ लिखूं? कम इनसाइड, डोंट मिस द लेक्चर बट स्टे या एफ बार या एफ एफ, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूं कि फोर्स के वेक्टर की ओवरऑल वैल्यू कितनी है 9.1, मतलब मैं आपको मैग्नीट्यूड बता रहा हूं ना। तो यहां पर हमको बार साइन करने की जरूरत, बट मान लो अगर आपको बार साइन करना ही है तो फिर क्या कर दो, मॉड बना दो। अरे ठीक है, तो ये मॉड साइन से आपने क्या बता दिया कि फोर्स एक वेक्टर है, बट फिलहाल मैं उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड एंड द वैल्यू इज हाउ मच 9.8। ये मैंने आपको क्या बता दिया, ओवरऑल मैग्नीट्यूड। आई रिपीट, एफ बार का जब आप आई जे के लिखते हो, इसका मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि फोर्स का एक वेक्टर है जिसकी एक्स एक्सिस पर वैल्यू है 3, y एक्सिस पर वैल्यू है 7 और z एक्सिस पर वैल्यू है 5, और उस फोर्स का ओवरऑल वैल्यू कितना है? द ओवरऑल मैग्नीट्यूड इज 9.1। हाउ डू यू फाइंड दिस? x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। इस तरह से आप क्या निकालते हो, इसकी ओवरऑल वैल्यू, ओवरऑल मैग्नीट्यूड। डू यू ऑल एग्री? अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं कि ये जो फोर्स का वेक्टर है, वेक्टर है मतलब ऐसे एक लाइन होगा ना एरो के साथ, जो कुछ तो एंगल बना रहा होगा x एक्सिस के साथ, थोड़ा सा एंगल होगा y के साथ, शायद उसका एंगल होगा थोड़ा सा z के साथ भी। हेलो, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे इस वाले वेक्टर का एंगल चाहिए विद y एक्सिस, आई वांट टू फाइंड आउट एंगल अल्फा विद y एक्सिस, या फिर मैं आपसे पूछता हूं मुझे एंगल चाहिए विद x एक्सिस, या फिर मुझे एंगल चाहिए विद z एक्सिस, क्या मेथड है एंगल निकालने का? तो हमने क्या सीखा था कि cos alpha x is equal to cos alpha y is equal to and cos alpha z is equal to क्या था बोलो? x component upon magnitude, overall magnitude। तो x component क्या है? overall magnitude 9.1, y component 7, overall magnitude 9.1, z component 5, overall magnitude 9.1। यहाँ से मुझे क्या मिलता है? अरे समझ आ रहा है? What is this? This is how you find what? Tell me angle with x axis, with y axis and with z axis। ये समझ में आ रहा है?
अब डेफिनेटली अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको आगे सॉल्व कर सकता हूँ। 3 को 9.1 से डिवाइड करूँ 0 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, फिर उसका आप क्या निकाल लो कॉस इनवर्स लॉग बुक से, तो इतने डिग्री इतने मिनट कुछ तो भी आंसर आएगा, बट अभी उतने डिटेल में हम नहीं जा रहे। इंस्टेड अगर सपोज यहाँ पर ये 5 के होता ही नहीं, अब आप क्या करते हैं, इसका आंसर क्या आता, x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर मतलब 7। अब z कॉम्पोनेंट मुझे लेना है, बट यहाँ पर z कॉम्पोनेंट है ही नहीं, मत लो, तो ये 25 हट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 58। अगर 49 होता तो मैं रूट लिखता 7, 64 होता तो मैं रूट लिखता, बट ये 58 इन दोनों के बीच में है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 7 और 8 के बीच में, तो ठीक है, लेट मी राइट इट एज व्हाट एनीथिंग 7 और 8 के बीच में, ठीक है 7.6 7.56 जो भी आपको सही लगे, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, ये मैंने वापस क्या निकाला ओवरऑल मैग्नीट्यूड, बट अगर आप मुझे क्या चाहिए एंगल, तो cos ऑफ अल्फा x इज व्हाट, x कंपोनेंट कितना 3 अपॉन ओवरऑल मैग्नीट्यूड कितना 7.6। अब आप 3 को 7.6 से डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा डेसिमल में, उस डेसिमल का यू हैव टू गो टू द लॉग बुक एंड फाइंड व्हाट cos इनवर्स एंड यू कैन टेक इट, गेट इट। आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो cos अल्फा y दिस इज 7 अपॉन ओवरऑल मैग्नीट्यूड कितना है 7.6, सॉल्व करो आंसर। बट अगर आपने अब अल्फा z निकालने की कोशिश की, मतलब आप क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो एंगल विथ z एक्सिस, z एक्सिस के साथ जब एंगल निकालोगे तो ऊपर क्या लिखना होता है z कंपोनेंट, z कंपोनेंट क्या है 0 अपॉन ओवरऑल मैग्नीट्यूड, ओवरऑल मैग्नीट्यूड कितना है 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट 0। cos में 0 कब आता है जब एंगल हो 90, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा z क्या है 90 डिग्री, डू यू गेट इट। इसका मतलब क्या, अगर कभी मैंने आपको एक वेक्टर दिया, बहुत ध्यान से सुनो, अगर मैंने आपको कभी भी एक वेक्टर दिया स्प्लिट फॉर्मेट, और अगर उसमें z कंपोनेंट नहीं है, और अगर मैंने आपको z के साथ एंगल पूछा 90 डिग्री, अगर मैंने आपको ऐसा दिया 3i कैप प्लस 4k कैप, टेल मी व्हिच कंपोनेंट इज मिसिंग। अरे i है k है, j तो है ही नहीं, j नहीं है मतलब क्या y कंपोनेंट है ही नहीं, y कंपोनेंट है ही नहीं मतलब क्या y कंपोनेंट 0 है। तो अगर मैंने आपको पूछा होता अल्फा y, तो आप ऊपर क्या लिखते 0, नीचे मैग्नीट्यूड कुछ भी होने दो, आंसर तो 0 ही आएगा ना। अब cos में 0 आया मतलब एंगल कितना है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपको कभी भी वेक्टर देता हूं स्प्लिट फॉर्मेट, और अगर उसमें कोई भी कंपोनेंट मिसिंग है, तो उस वेक्टर का उस एक्सिस के साथ एंगल कितना आएगा, उस एक्सिस मतलब कौन सी एक्सिस, जो मिसिंग पार्ट, अरे वेरी गुड, और जो प्रेजेंट है उसके साथ एंगल चाहिए तो फिर सॉल्व करो, उसका कंपोनेंट लिखो, नीचे मैग्नीट्यूड लिखो, दोनों को डिवाइड करो, कुछ तो आएगा आंसर, उसका क्या करो cos इनवर्स फाइंड आउट कर दो आप कहां से, लॉग बुक से। डू यू ऑल एग्री, क्या आपको ये समझ में आ रहा है, पक्का, यस श्योर। सो दिस इज द रिवीजन ऑफ व्हाट वी डिड लास्ट टाइम। एनीवन हैज एनी डाउट, हेलो, anyone has any doubt, पक्का, ठीक है। So in your notebook write down the heading as multiplication of vectors, बैठ जाओ। अगली बार अगर लेट आ रहे हो ना तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि आई एम नॉट हियर टू satisfy my ego कि आप लेट आए तो मैं नहीं लूंगा, but there has to be a discipline, ठीक है। In your notebook write down the heading as what, multiplication of vectors अब एक बार ध्यान से सुनो, ये जो हमने लिखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, इट्स अ वेरी कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। फिजिक्स में जब भी आप इस चीज को पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे, वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये टेक्निकल नाम है, मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूं। सुनो यहाँ पे, लुक एट दिस। सो द ओवरऑल टॉपिक व्हाट आर वी लर्निंग इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, यहाँ पे प्लूरल आएगा ना, वेक्टर्स, दो वेक्टर को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, वहां पे खड़ा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा क्या दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं वो आपको आता है, कैसे करते हो आप ऐड। अगर मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया p बार, अगर मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया
क्यू बार, और अगर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा, इनको ऐड कैसे करोगे? अब आप जो बोल रहे हो ना अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये आप मुझे क्या बता रहे हो कि जब मैं इसको और इसको ऐड करूंगा तो जो तीसरा वेक्टर मिलेगा उस तीसरे वाले वेक्टर का ये क्या है? मैग्नीट्यूड। अरे व्हाट इज दैट? p square q square 2pq cos theta अंडर रूट, ये है क्या? See, if you have 2 apples plus 5 apples, आंसर क्या आएगा? So if you add apple with apple, what you get is an, if I have 10 rupees, somebody gives me 5 rupee more, मेरे पास 15 रुपये हो गए, रुपए में रुपए ऐड किया तो रुपया बने, एप्पल में एप्पल ऐड किया। अरे बेटे, if I have a pencil जिसकी लेंथ है 10, उसको मैंने थोड़ी सी तोड़ दी, 2 सेंटीमीटर तोड़ दिया, तो क्या बचा? 8 सेंटीमीटर बचा, तो पेंसिल है ना। कहने का ये मतलब है जिस चीज में जिस चीज को ऐड करोगे तो वापस वही चीज मिलेगी, वैल्यू कम ज्यादा होगी ना खाली। डू यू अंडरस्टैंड? सिमिलरली अगर आपने वेक्टर से वेक्टर को ऐड किया तो मिलेगा क्या? वेक्टर ही मिलेगा। अब जो वेक्टर मिल रहा है ना, मैं आपको 3 चीजें पूछ सकता हूं उसके बारे में। पहला, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आपने ये बता दिया कि जब मैं इसको और इसको ऐड करूंगा, ऐसी कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए लेट्स से थीटा इज 60 डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 5 न्यूटन। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे बोले यहाँ पे? टेल मी। अंडर रूट ऑफ व्हाट? टेल मी। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5 cos ऑफ cos 60 कितना 1/2, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया। समझ पा रहे हो? ये कितना हो गया 5, दिस इज आल्सो 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 3 टाइम्स 5 का स्क्वायर। अरे कितना आ गया 5√3। ये 5√3 क्या है? p और q को ऐड करके जो तीसरा वेक्टर मिलेगा, ये है उस तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये पहली चीज मैं आपसे पूछ सकता हूँ। मैं आपसे दूसरा क्या पूछ रहा हूँ? मैं आपसे दूसरा पूछ रहा हूँ कि उस वेक्टर को ना मुझे विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करना मतलब आई एम आस्किंग यू टू ड्रॉ द मैग्नीट्यूड, आई मीन ड्रॉ करो उसको। आपने क्या बोला? p और q क्या है? वेक्टर है। दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 5√3। मैं आपको बोलता हूँ वो वेक्टर मुझे ड्रॉ करके दो। कहाँ ड्रॉ करोगे? पैरेललोग्राम से ड्रॉ करेंगे। पैरेललोग्राम के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? You will have to complete the parallelogram. How do you complete a parallelogram? इसको पैरेलल लाइन बना दो यहाँ पर, इसको पैरेलल लाइन बना दो यहाँ पर। You will get it? और वो जो इसको और इसको ऐड करके जो वेक्टर बनेगा वो ड्रॉ कहाँ पर करोगे? Along the diagonal, मतलब आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो ये जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया वो क्या है आपका? रिजल्टेंट वेक्टर R1। ऐसा दुनिया में कोई नियम नहीं है कि रिजल्टेंट के लिए हमेशा R ही यूज करना होता है। मैं R यूज कर रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स R यूज कर। अरे गेटेंगे, आपने स्कूल में पढ़ा था a + b द होल स्क्वायर। अगर इधर a + b की जगह पे x + y होता तो क्या कुछ अलग मैथ्स हो जाता? इसमें आप क्या लिखते? x² + y² + 2xy, है ना? a + b बोलो या x + y बोलो, उससे कोई फर्क? हाँ, बट एक रूल होता है ना कि मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स ऑफ द वर्ल्ड दे हैव व्हाट? टेल मी। a + b द होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? तो उसी तरह ये जो p और q है ना, उसको ऐड करके जो आंसर आएगा उसको हम क्या लिखते हैं? r। और उस r का मैग्नीट्यूड कितना? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये फॉर्मूला। अगर उसको विजुअलाइज करना है या उसको ड्रॉ करना है तो क्या करोगे? पैरेललोग्राम कर दोगे। अरे बेटे, अभी मैं आपको पूछता हूं कि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए रिजल्टेंट का एंगल। व्हाट एम आई लुकिंग फॉर? रिजल्टेंट का एंगल। अब मैं आपको बोलूंगा कि मुझे चाहिए रिजल्टेंट का एंगल P के साथ। P, तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे? Q sin थीटा अपॉन P + Q cos थीटा। जिसके साथ एंगल चाहिए वो अकेला एक बार और अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे रिजल्टेंट का एंगल चाहिए Q के साथ, तो आप क्या लिखोगे? sin थीटा अपॉन Q cos थीटा। ऑल क्लियर? पक्का? अच्छा, इस स्पेशल केस में
क्या वो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है कि डायरेक्ट बता सकते हैं? डायरेक्ट 30-30। अरे मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया था यार कि अगर जिनको ऐड किया जा रहा है अगर वो कैसे निकले सेम, तो आपका जो रिजल्टेंट है इट विल एक्ट एज एन एंगल बाइसेक्टर। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो ऊपर 60 को नीचे ऊपर 30। क्या आपको ये याद है? यहाँ पर मैं चाहिए तो एंगल के लिए फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, पर यहाँ पे जरूरत नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, टेल मी। दो वेक्टर को ऐड करने के लिए इतना तामझाम किया जा सकता है। दो को ऐड करने जब भी बोला जाएगा तीन ही चीज पूछेंगे वो। ऐड करके मिलेगा क्या? वेक्टर। वेक्टर के पास कितनी चीजें होती हैं? दो। उसका मैग्नीट्यूड और उसका रिजल्टेंट का एंगल, मतलब डायरेक्शन ना। तो ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। बीच में मैंने क्या किया कि अगर आपको विजुअलाइज भी करना है कि वो वेक्टर दिखता कहाँ है, कितना बड़ा आप उसको ड्रॉ करोगे, तो पैरेललोग्राम बना के ड्रॉ कर। इसके ऊपर तो कोई कुछ पूछ ही नहीं सकता ना। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन्हीं दो वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट, नथिंग विल चेंज। मतलब प्लस भी की जगह पे क्या करेंगे अपन, और आपका वो काम हो गया। तो यू गेट इट, और फिर आप उसको सॉल्व करके देखो फिर आगे क्या है। आर यू ऑल कॉन्फिडेंट अबाउट वेक्टर एडिशन? यस एवरीवन? यस, नो वन हैज एनी डाउट इन पर्टिकुलर? क्या सब लोग आज लेक्चर में आने से पहले did you all revise everything in mind? Yes. Trust me, I have been telling this again and again, and I will tell this again and again. The only thing that you need to do if you really want to be very, अगर आप चाहते हो कि आपका पढ़ाई पे ग्रिप रहे, तो उसके लिए सिर्फ आपको दो चीजें करनी है। जो भी आज पढ़ाया जाएगा, go home, revise immediately, and whenever you come for the next lecture, उसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हो गए वो आप पढ़कर आया करो। ओनली इफ यू आर गुड एट दिस पार्ट, अगर आपका इसमें डिसिप्लिन एकदम हायर होगा तो आप कभी पढ़ाई से छूटोगे नहीं। सी नाउ टेल मी ऑनेस्टली, हाउ मेनी ऑफ यू आर, you know, how many of you have come here with revision of everything that I have taught from day one in vectors? पहले दिन से लेकर कल पिछले लेक्चर तक जो भी पढ़ाया, आज लेक्चर में आने से पहले कितने लोग पूरा रिवाइज कर लिया? 90% of the class is saying yes. ठीक है, 10% लोग हैं जो रिवाइज के लिए बिना आए। Now just imagine if you continue this forever, for every lecture, for every teacher, for every chapter, तो do you understand जब मेरा वेक्टर्स पढ़ा के खत्म हो जाएगा ना, उसी दिन घर जाके आपका वेक्टर्स पढ़कर भी खत्म हो जाएगा। तो are you and me parallel? Yes. If you and me are parallel, तो do you trust me that I will finish my portion on time? Yes. तो do you also believe कि अगर मेरा पूरा पोर्शन टाइम पे खत्म हो जाएगा तो आपका पूरा पोर्शन पढ़कर भी तो खत्म हो जाएगा, because you and me are parallel, you and me are together, है ना? तो जब मेरा पोर्शन खत्म पढ़ाकर, उसी टाइम पर आपका पोर्शन खत्म पढ़कर। I intend to finish my portion by September 2024. September 2024, सितंबर में पोर्शन खत्म हो जाएगा। अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ, 3 महीने बचेंगे। 3 महीने पहले पोर्शन खत्म होना, इट इज अ बिग डील। इफ यू डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, यू जस्ट इमेजिन वन थिंग। आप 10th स्टैंडर्ड में जब भी पढ़ते थे, आई डोंट थिंक आपके 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड का पोर्शन भी पढ़ाकर खत्म हुआ था सितंबर में। When was your portion over in the school or whatever classes you used to go? जनवरी तक पोर्शन किया था। अब आप ये सोचो, जब जनवरी तक पोर्शन ही जा रहा है, मार्च में तो एग्जाम है, हाउ मच ऑफ टाइम डिड यू गेट टू रिवाइज? ओनली द मंथ ऑफ फरवरी, है ना? अब शायद 10th स्टैंडर्ड में फरवरी मंथ का रिवीजन इनफ था, क्योंकि आपका सिलेबस कितना सा आपने देखा है। आर यू, डू यू एग्री टू व्हाट आई से? वो छोटा सा पोर्शन था, 1 महीने का रिवीजन इनफ था। स्कूल वालों ने 1 या मैक्सिमम 2 प्रीलिम लिए होंगे थियरी वाले। जिस किसी भी कोचिंग क्लास में आप जाते थे, वहाँ पे शायद 1 या 2 प्रीलिम लिए होंगे, बिकॉज ये छोटा सा सिलेबस था, उतना इनफ था। माई इंटेंशन इज टू टेक एटलीस्ट 40 to 45 फुल पोर्शन प्रीलिम टेस्ट। 720 मार्क्स का जो टेस्ट होगा आपका नीट में, मैं बात कर रहा हूँ 2025 के मई महीने में आप अपना नीट का एग्जाम दोगे। उस नीट के एग्जाम में आपका सिलेबस क्या होगा? फुल फिजिक्स, फुल केमिस्ट्री, फुल बायो। हेलो, मार्क्स का वेटेज क्या होगा? 720 मार्क्स। तो आपको वो जो एग्जाम देनी है, तो यहाँ पर भी तो वैसे फुल पोर्शन प्रीलिम टेस्ट होने चाहिए। आई वांट टू टेक एटलीस्ट 40 to 50 फुल पोर्शन प्रीलिम टेस्ट एट द
क्लास। अब अगर आपको मुझे 40-50 फुल पोर्शन प्रीलिम टेस्ट दिलाने हैं तो उसके पहले आपका पूरा रिवाइज होके हो जाना चाहिए। रिवीजन के लिए कम से कम 3 महीने लगेंगे आप। सो आवर गोल इज टू वाइंड अप विद द पोर्शन इन द मंथ ऑफ सितंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में रिवीजन, डाउट सॉल्विंग यही सब चलेगा। आर यू गेटिंग इट? दिसंबर के बाद क्या आ गया? जनवरी। तब यहाँ पर आपकी प्रीलिम एग्जाम्स होंगी, थियोरी एग्जाम्स, क्योंकि जनवरी के बाद आएगा फरवरी। फरवरी में आपको देना है आपके 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम। आर यू गेटिंग? दैट इज व्हाट माय प्लान। ऑल आई एक्सपेक्ट इज वन थिंग फ्रॉम इट। जो भी चीज पढ़ाई जा रही है वही आपको इमीडिएटली घर जाके पढ़ना है, उसमें आपको पीछे रहना नहीं है, ठीक है? तो जब मेरा पढ़ाकर खत्म हो जाएगा, मान लो अगर मेरा सितंबर में पढ़ाकर खत्म हो गया, लेट में लेट आपका अक्टूबर तक पूरा पढ़ के खत्म होना चाहिए। ये लेट में लेट मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी आगे पीछे चल रहे हो तो एक 15-20 दिन का टाइम अगर आप अक्टूबर में लेकर भी पैरेलल हो जाते हो, इट इज स्टिल अ बिग डील। द बेस्ट केस इज व्हाट? September I finish teaching, September you finish studying. That's the best case. अगर ये हो जाता है, nothing can stop you to become a good doctor at the first attempt itself. Are you getting it? All I am expecting you, मतलब, is to do what? Go home, revise. Are you getting it? And whenever you come for, आज वेक्टर का शायद 7th लेक्चर है, if I'm not wrong. तो आज अगर 7th लेक्चर है तो पहले 6 लेक्चर्स में जो भी पढ़ाया था वो आपको पूरा पढ़ करना है। कल 8वां लेक्चर होगा तो पहले 7 लेक्चर में जो भी पढ़ा है वो आपको पढ़कर आना है। फिर उसके बाद 9th लेक्चर होगा तो पहले 8 लेक्चर में जो भी पढ़ा है दैट यू हैव टू रीड एंड कम। आर यू गेटिंग इट? एंड डू यू आल्सो अग्री? आज 7th लेक्चर है, आप पहले के 6 तो पढ़कर आए ही हो, कल 8th लेक्चर है, अब पहले पूरे 7 पढ़ोगे, आपको लगता है वापस उतना ही टाइम लगेगा? विल यू नॉट बी फास्ट? हेलो, ये फास्ट होने के ना 2 फायदे। एक तो आपका टाइम कम हो गया एंड यू एग्जैक्टली नो what part is written at which side of the book. आपने कभी रियलाइज किया कि जब आप 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम दे रहे थे और अगर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया है तो आंसर लिखते वक्त ना आपके दिमाग में पूरा फ्लैशबैक होता है, ये हिस्ट्री के इस चैप्टर का क्वेश्चन है और ये लेफ्ट साइड में मैं पढ़ रहा था टेक्स्ट बुक में, ये लेफ्ट साइड पे आंसर लिखी थी, है ना? ये आंसर लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ था, उसके ऊपर इसका डायग्राम था, इसका फोटो था, वो पूरा विजुअलाइज होता है। That's very important to have. Are you getting it? और उसके लिए बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड ये मैं सिर्फ फिजिक्स के लिए बात नहीं कर रहा, दिस इज ट्रू फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो, दिस इज ट्रू फॉर बायो ऑल्सो। आर यू गेटिंग इट? फाइन। हैविंग सेड दैट, व्हाट आर वी लर्निंग नाउ? वी आर स्टार्टिंग विद व्हाट? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। अगली बार लेट मत हो आकाश। मल्टीप्लिकेशन के 2 तरीके होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के कितने मेथड होते हैं? 2। पहला मेथड क्या है? डॉट प्रोडक्ट। दूसरा मेथड क्या है? डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट। वी विल ट्राई टू लर्न डॉट प्रोडक्ट फॉर टुडे एंड वी विल ट्राई टू लर्न क्रॉस प्रोडक्ट फॉर टुमारो। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट, उसके अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस, और फिर मैं आपको अगले लेक्चर में क्या सिखाऊंगा? कल क्रॉस प्रोडक्ट और उसके क्वेश्चंस। ठीक है, एंड विद दिस we will almost complete our chapter of vectors. ठीक है, आज कल और परसों में मेरा वेक्टर पढ़ा के खत्म हो जाएगा। अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे तब इसके MCQs करेंगे। आप सभी के पास MCQ की बुकलेट वगैरह आ चुकी है, राइट? ग्रेट। नाउ व्हाट आर वी लर्निंग देन? डॉट प्रोडक्ट फॉर टुडे। अब देखो डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, सीधा क्वेश्चन से ही शुरू करता हूँ मैं। क्वेश्चन 1, मान लो मैं आपको देता हूँ यहाँ पर एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है a बार। What is the name of the vector? अब देखो कुछ यहाँ पर आपको नया क्या लगेगा, अक्सर जब भी मैं वेक्टर को नाम देता हूँ मैं हमेशा P और Q नाम देता हूँ, आपने नोटिस किया है? और हमेशा जब भी हम P और Q लिखते हैं we write the first letter, I mean the capital letter, बड़ा P बड़ा Q लिखते हैं। इस बार कुछ नया है, उससे फिजिक्स को कोई फर्क, आप P लिखो, Q लिखो या आप A लिखो, B लिखो, उससे कोई फर्क।
हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर यूज करते हैं, यहाँ पे आई एम यूजिंग द स्मॉल केस, उससे भी कोई फर्क, तो जब फर्क नहीं पड़ रहा तो मैं क्यों कर रहा हूँ फिर ये सब, क्योंकि बुक्स में ये लैंग्वेज थी। अरे गेटिंग इट? तो एक वेक्टर है a बार, दूसरा वेक्टर है क्या b बार। अरे गेटिंग इट? और दोनों के बीच में एंगल क्या है थीटा, दोनों के बीच में एंगल क्या है थीटा। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि a बार और b बार को मल्टीप्लाई करो, क्या करो? अब वेक्टर में ना मल्टीप्लिकेशन के लिए आप ये वाला सिंबल यूज नहीं कर सकते। वेक्टर में which multiplication are we learning? The first one or the second one? First one says which product? Dot product बोला ना, तो यहाँ पे बीच में आपको डॉट बनाना पड़ेगा। और इसको पढ़ेंगे भी कैसे? इसको मैं बोलूंगा कैसे? a बार डॉट b बार। अरे करिए, कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। यही डायग्राम दूंगा, यहाँ पर बनाऊंगा क्या? क्रॉस। और इसको मैं पढ़ूंगा कैसे? a बार क्रॉस b बार। डू यू अंडरस्टैंड? पक्का? तो अभी के लिए व्हाट आर वी लर्निंग? डॉट प्रोडक्ट। तो इधर क्या लिखेंगे? a बार डॉट b बार, और वैसे ही पढ़ेंगे a बार डॉट b बार। तो मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है कि a बार डॉट b बार क्या है? Are you getting it? This is what I want to find. Find a bar dot b bar. Let's get into the solution. क्या करना है? मैंने आपको बोला find what, tell me. a bar dot b bar. ये सही है? Now definition क्या कहता है डॉट प्रोडक्ट का? कि a bar dot b bar is equal to a b cos theta. क्या कहता है definition? a bar dot b bar is equal to a cos theta. What do you mean by definition? पहले वो सुनो। अगर मैं आपको बोलता हूँ what is a plus b the whole square, तो आप क्या लिखते हो? a square plus 2ab plus b square। मतलब क्या कि इसका मतलब ये है, ये इसका फॉर्मूला हो गया ना। a plus b the whole square का फॉर्मूला क्या हो गया? a square plus 2ab plus b square। जैसे ये इसका फॉर्मूला है, उसी तरह a bar dot b bar का फॉर्मूला क्या है? Are you getting it? पक्का? ओके। तो आपको यहाँ पर मैं क्या पूछ रहा हूँ? a बार डॉट b बार करके बताओ। और हमको क्या पता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a बार डॉट b बार? a b cos थीटा। क्या ये क्लियर है? पक्का? तो अब वही फॉर्मूला लिखता हूँ फिर मैं यहाँ पे, a बार डॉट b बार इज इक्वल टू a b cos थीटा। अब आप सब लोग इस डेफिनेशन को या इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो एंड टेल मी वन थिंग। You tell me the difference between this and this. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर a बार लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? इन दोनों में फर्क क्या है? बार वेक्टर है और ये a बार मतलब क्या? मैं वेक्टर की बात कर, और यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है? मतलब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर। अरे देखिए, what is this a? It is magnitude of a bar. What is this b? Magnitude of b bar. And what is this theta? a और b के बीच का तो आपको उसका cos लेना है। समझ में आ रही है? अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो a बार है ना, इसकी वैल्यू है मान लो 10, और यहाँ पर जो b बार है उसकी वैल्यू है 12, और मैं आपको बोलता हूँ कि ये थीटा है 37 डिग्री। मैंने आपको 37 डिग्री के बारे में बताया कभी? लास्ट टाइम डिड वी डू दिस? कि अगर यहाँ पर ये है 90 डिग्री, ये है 37 डिग्री, ये है 53 के सामने और 37 के सामने और 90 के सामने। डू यू ऑल रिमेम्बर दिस? ये याद रखो। हाँ, देखने में 37 डिग्री एंगल गंदा दिखता है, बट उसके वैल्यूज आर गुड। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ a बार डॉट b बार अगर मैंने आपसे पूछा है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? व्हाट इज दिस a? टेल मी। मैग्नीट्यूड ऑफ a बार। क्या है क्वेश्चन में? a बार का मैग्नीट्यूड कितना है? यहाँ पर आप क्या लिखोगे? डू यू गेट इट? b मतलब क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड? 12। तो यहाँ पर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे 12। आर यू गेटिंग इट? और एंगल कितना है? 37। तो यहाँ पर क्या आएगा? cos ऑफ 37। ये कितना? 10 into 12। यहाँ पर आप इंटू कर सकते हो, ये मैथ्स। चलो छोड़ो, कंफ्यूज मत हो। ये 10, ये 12। cos ऑफ 37 डिग्री। cos क्या होता है? एडजेसेंट। 37 के एडजेसेंट क्या है? तो कितना आएगा?
दिस इज गोइंग टू बी 4/5. डू यू ऑल अग्री? ये 5 से ये 10 कटेगा, 2 into 4 8 into 12 तो आपका आंसर आ गया 96. ए बार डॉट बी बार कितना आ गया? 96 आ गया. डू यू अंडरस्टैंड? ए बार डॉट बी बार क्या आ गया? 96. समझ में आ रहा है? पक्का? तो अगर मैं आपको एक वेक्टर देता हूँ ऐसे ए बार, मैं आपको दूसरा वेक्टर देता हूँ ऐसे बी बार, दोनों के बीच में एंगल कितना है? कुछ भी नहीं, 30 50 कुछ भी आने दो यार, उसका कॉस लेना है, मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर क्या आ गया? 96. डू यू गेट इट? ये डेफिनेशन है ए बार डॉट बी बार का. डू यू गेट इट? इसको मैंने आपको बोला एक और नाम है इसका, क्या नाम है? स्केलर प्रोडक्ट. इसको क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जब भी आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे ना, आपका जो भी आंसर आएगा ना वो एक नंबर मिलेगा. आंसर क्या मिला? दुनिया में कभी भी दो वेक्टर को आपने कैसे मल्टीप्लाई किया? डॉट से. तो आंसर हमेशा एक क्या मिलेगा? नंबर ही मिलेगा. आर यू एग्री? आंसर हमेशा क्या मिलेगा? एक नंबर ही मिलेगा. नंबर के अलावा और कोई आंसर इसमें नहीं है. डू यू गेट इट? पक्का? अब आंसर क्यों एक नंबर आ रहा है वो भी सोचो. आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे? ए. व्हाट इज ए? मैग्नीट्यूड ऑफ एक नंबर ही लिख रहे हो ना. व्हाट इज बी? मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, तो वो भी तो एक नंबर ही है. और यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो? उनके बीच का जो एंगल है उसका कॉस, वो भी तो एक नंबर ही है. तो जब एक नंबर को एक दूसरे नंबर से और एक तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी तो कोई नंबर ही आएगा. आर यू गेटिंग इट? पक्का? दैट इज व्हाई यू कॉल दिस एज व्हाट टेल मी? स्केलर का मतलब होता है एक नंबर, डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं. समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो विद अ डॉट. दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. डू यू गेट इट? ओके. अब इसमें ये टाइप 1 का क्वेश्चन है जहां पर आपको क्या बोला गया है. सुन, दिस इज टाइप 1 का क्वेश्चन जहां पर उन्होंने आपको क्या दे दिया? दो वेक्टर दे दिए और उनके बीच का एंगल दे दिया. समझ में आ रहा है? अब इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है? सो द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी दे विल गिव यू टू वेक्टर्स बट ऐसा ड्रॉ करके और बीच में एंगल वगैरह कुछ नहीं देंगे. दे विल गिव यू लाइक दिस. योर टाइप 2 इज ऐसे एक वेक्टर दे दिया f बार और वैल्यू करी ऐसे 3i + 2j + k क्या, और दे दिया आपको s बार और यहाँ पर आपको कर दिया उन्होंने ऐसे 2i + 4j + 7k. समझ में आ रहा है? पहले वाले क्वेश्चन के फॉर्मेशन में और दूसरे वाले क्वेश्चन के फॉर्मेशन में उनकी स्टाइल में क्या फर्क है वो समझा? क्या फर्क? पहले मैंने आपको दो वेक्टर ही दे दिए ओवरऑल मैग्नीट्यूड के साथ और उनके बीच का क्या दे दिया आपको? एंगल दे. पूछा था क्या दोनों को क्या करो? डॉट प्रोडक्ट करो. अभी भी मैं वही पूछ रहा हूँ, फाइंड व्हाट? डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे? f बार डॉट s बार कितना होगा बताओ. बट उस क्वेश्चन में पूछने की जो स्टाइल थी और इस क्वेश्चन की पूछने की जो स्टाइल थी वो अलग है. वहां पर मैंने आपको दिया ना a का मैग्नीट्यूड कितना? 10, b का मैग्नीट्यूड कितना? 12. डेफिनेशन के हिसाब से आपको क्या लगेगा? cos थीटा भी लगेगा. व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन देम. वो भी तो दे दिया. यहाँ पर अगर आपने ये वाला डेफिनेशन यूज किया तो आप अटक जाओगे. कैसे? देखते हैं. क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? f बार डॉट s बार. तो आप उस डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे क्या लिखोगे? f s. ठीक है? ये f क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ. क्या आप निकाल सकते हो? हाँ. कैसे? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. इधर कुछ नहीं मतलब निकल सकता है. 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1, 9 और 4 13, 13 और 1 14. 14 का रूट जो भी आएगा वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ. ये s क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ s बार. s बार का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ये दोनों मुझे मिल जाएंगे. मैं अटकूंगा किधर? थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल मालूम है तुमको?
तो इधर कुछ रख पाओगे, इधर कुछ रख नहीं पाओगे तो मल्टीप्लाई कर पाओगे, मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे तो ये मिलेगा। तो ये सही तो है बट ये यहां पर एप्लीकेबल नहीं। तो इन दिस थीटा इज मिसिंग। इज दिस डेफिनेशन करेक्ट? यस, डेफिनेशन तो करेक्ट ही है ना, तुम यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि एंगल नहीं पर। आर यू समझ में आ रहा है तुमको कि सब बाउंस हो रहा है? तो क्या डेफिनेशन सही है मेरी? बट क्या इस डेफिनेशन को मैं यहाँ पर अप्लाई कर पाऊंगा? तो दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट टेल मी नॉट यूजफुल। दिस इज करेक्ट बट नॉट, वही लिख देते हैं, करेक्ट बट नॉट यूजफुल। यू अग्री? तो ठीक है, फिर कोई और तरीका होना चाहिए जिससे मैं ये निकाल सकूं। आया ना? तो कोई और मेथड क्या है? सो दिस मेथड फेल। डू यू गेट इट? सो ये आपका सोल्यूशन फर्स्ट था जो नहीं काम आया। अब सेकेंड सोल्यूशन क्या है वो भी देखिए। सेकेंड सोल्यूशन आपको कुछ ऐसा कहता है कि जब भी आपको क्या करना हो, एफ बार डॉट एस बार करना हो, और अगर आपको एंगल नहीं पता और अगर आपके जो क्वेश्चंस है वो कैसे हैं, स्प्लिट फॉर्मेट में, तो दूसरा मेथड क्या है, इसका x कंपोनेंट क्या है और इसका x कंपोनेंट क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसका y कंपोनेंट क्या है 2 और उसके बाजू वाले का y कंपोनेंट क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। उसका z कंपोनेंट क्या है 1, इसका z कंपोनेंट क्या है 7, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो। तो मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, दोनों के x को, दोनों के और दोनों के z, और फिर सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। सो 3 into 2 6 प्लस 8 प्लस 7 कितना मिल गया? 21। f bar dot s bar is equal to what? Do you all get it? Yes. ये आप यूज कर सकते हो, ये आपका दूसरा मेथड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो पहला मेथड था क्या ये वाला, क्या ये मेथड गलत है? नहीं। तो फिर आपने बाजू में क्यों नहीं यूज किया? मुझे एंगल नहीं मालूम ना, अगर मुझे एंगल ही नहीं मालूम तो मेरा एंगल की वैल्यू तो रख ही नहीं पाऊंगा, तो सॉल्व ही नहीं कर। तो फिर उन्होंने दूसरा मेथड क्या दी थी, एक काम करो, आपको नहीं पता एंगल कोई बात नहीं, दूसरा मेथड क्या है, दोनों के x कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के y कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों के z कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो और फिर तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ये भी एक लेजिटिमेट तरीका है दो वेक्टर्स को डॉट के थ्रू मल्टीप्लाई करने का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहला मेथड क्या है, दोनों के क्या रख दो, मैग्नीट्यूड रख दो और दोनों के बीच का जो एंगल पता है उस एंगल का कॉस ले लो, मल्टीप्लाई करो, खत्म। दूसरा तरीका क्या है, दोनों के x कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के y कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के z कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को ऐड कर दो, खत्म। डू यू ऑल गेट इट? तो ये तरीका है पहला, ये तरीका है दूसरा। सी आप ये वाला मेथड इधर यूज नहीं कर सकते। इस वाले मेथड में क्या बोला है, दोनों का x y और z का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, पता है आपको तीनों के कोएफिशिएंट्स, फिर वो नहीं हो सकता। आप ये वाली मेथड यहाँ भी यूज नहीं कर सकते, उसमें एंगल चाहिए, एंगल पता है आपको, आर यू गेटिंग इट? तो हम दोनों में सीखे क्या, डॉट प्रोडक्ट, व्हाट आर वी लर्निंग, डॉट प्रोडक्ट, लेकिन स्टाइल अलग अलग है और आप कौन सी स्टाइल अप्लाई करोगे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन एंगल के साथ है तो एंगल वाला, क्वेश्चन स्प्लिट फॉर्मेट में है तो x को मल्टीप्लाई, y को मल्टीप्लाई, z को मल्टीप्लाई, फिर तीनों को ऐड। आर यू गेटिंग इट? यस। पक्का? तो ये आपके दो टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलो एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पर आपको दे आस्क वन मोर थिंग, आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस, इसके बाद कर लेते और वी कैन जस्ट डिस्कस इट ओवरऑल। अब मान लो क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुन, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक वेक्टर है f बार और वो है 2i प्लस 4j बस, और एक वेक्टर है s बार और चलिए
5 3 भी ले लेता हूँ मैं। और एक वेक्टर है जो है 7i 2j प्लस k। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है कि टाइप 2 और टाइप 3 में कुछ फर्क नहीं है, अरे खाली नंबर चेंज हो गए ना। बट मैं आपसे ये पूछ ही नहीं रहा कि मुझे दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके दो। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ बार एंड एस बार। आपको मेरे क्वेश्चन में जो चेंज हुआ वो समझ में आ रहा है? पहले 2 क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या पूछा, मल्टीप्लाई करके दो। तीसरे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बोल ही नहीं रहा। कि आई होप यू अंडरस्टैंड दैट विद एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन वी आर लर्निंग वन एमसीक्यू। और 2-3 टाइप होगा, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। हो गया भाई, सब खत्म। अभी और 2-3 टाइप करेंगे, टाइप 4, टाइप 5, मैक्सिमम टाइप 6 तक जाएगा। तो दैट विल कवर एवरीथिंग। अरे गेटिंग इट? फिर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आने तो डॉट प्रोडक्ट का, तुमको फर्क ही नहीं पड़ेगा। अरे गेटिंग इट? एक होता है कि मैं 1 घंटे तक डॉट प्रोडक्ट की थियोरी पढ़ाऊंगा, मैं कभी नहीं पढ़ाता थियोरी, मुझे खुद को नहीं आता, सच बोलो। You if you ever go to any 12th standard students and if you just look at their notebook, I have not taught theory ever, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, थियोरी कितना भी अच्छे से कर लो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते तब तक उस थियोरी का कोई वैल्यू ही नहीं। तो मैं आपको हमेशा उतनी थियोरी बताऊंगा जितनी आपको जरूरी। देखो मैंने थियोरी बताई है, इतनी थियोरी बस होगी। मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप का होता है, डॉट और क्रॉस। डॉट का एक और नाम है स्केलर, क्रॉस का एक और नाम है। और डॉट का डेफिनेशन क्या है, a बार डॉट b बार इज ab cos थीटा। तो a मतलब a बार का मैग्नीट्यूड, b मतलब b बार का मैग्नीट्यूड, थीटा मतलब उन दोनों के बीच का एंगल। अब इस पे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर अटकते किधर है, कभी-कभी कोई क्वेश्चन दे देते हैं ये एंगल नहीं देते, तो उसको ऐसा करते हैं। कभी-कभी दोनों ऐसे दे देंगे बट वो चाहते ही नहीं है कि तुम क्या करो, मल्टीप्लाई करो। आपको बोला कि दोनों के बीच का एंगल निकालो। ये 3 क्वेश्चन करना ज्यादा जरूरी है rather than learning the theory of dot product. डॉट प्रोडक्ट की थियोरी से नीट में कुछ नहीं आने वाला, जेडब्ल्यू में, सीईटी में कुछ नहीं आने वाला, लेकिन डॉट प्रोडक्ट को अप्लाई कैसे करना है उसी पे आपके एंट्रेंस के क्वेश्चन बनेंगे। तो बस थियोरी इतना ही आता है मुझे, थियोरी इतना ही तुमको भी आना चाहिए, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आर वी क्लियर विद दैट थिंग? नेक्स्ट, अभी यहाँ पर मैंने आपसे क्या पूछ लिया, व्हाट इज द एंगल बिटवीन व्हाट एंड व्हाट। तो ये नया टाइप का क्वेश्चन हो गया कि आपको 2 वेक्टर हमेशा दिए जाएंगे स्प्लिट फॉर्मेट में। इज द क्वेश्चन द स्प्लिट फॉर्मेट? और आपको क्या पूछेगा कि उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। एंगल निकालने का जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सी मेथड फिक्स होता है कि एंगल के लिए ऐसे ही सॉल्व करना है। स्प्लिट फॉर्मेट दिया है तो ऐसे ही सॉल्व करना है, एंगल दिया है तो वैसे ही सॉल्व करना है। आर यू गेटिंग इट? तो विद एवरी क्वेश्चन व्हाट आर यू लर्निंग कि कौन से टाइप का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना। जब भी 2 वेक्टर का स्प्लिट फॉर्मेट दिया होगा और आपको क्या पूछा होगा, उसका एंगल, तो कैसे सॉल्व करना है? इट्स वेरी सिंपल। आपको अप्लाई करना है डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्या डेफिनेशन है? एफ बार डॉट एस बार इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी। एफ एस, यहां पर लिखता हूं मैं, एफ बार डॉट एस बार इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी। क्या ढूंढने में आपको इंटरेस्ट है? cos थीटा ना, तो क्या लिख दो यहाँ से, cos थीटा क्या बन गया बोलो? एफ बार डॉट एस बार अपॉन एफ एस। अरे यार आपको cos थीटा चाहिए, एक्चुअली आपको सिर्फ थीटा चाहिए, ठीक है। पहले cos थीटा निकाले, तो cos थीटा क्या आ गया? एफ बार डॉट एस बार अपॉन एफ बार डॉट एस बार करने मुझे आता है, जो न्यूमरेटर है दैट आई नो हाउ टू सॉल्व। हाउ? दोनों के x को मल्टीप्लाई करेंगे ना यार, दोनों का x का मल्टीप्लाई बोलो 14 प्लस 8। ये न्यूमरेटर तो हो गया, डिनोमिनेटर में क्या है? f और s। f क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ, निकालते हैं मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं? x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 CBSE 2 का स्क्वायर 4,
4 का 16, 16 और 4 20। अब मेरा भी हुआ था वैसे यहाँ, बट मैं स्टेट बोल रहा था। और 5 का स्क्वायर कितना? अब ये कितना हो गया? दिस इज 20 एंड दिस इज 25, 45 का रूट ना। ये आपने क्या लिख दी? इसका मैग्नीट्यूड। व्हाट इज दिस? एस। एस मतलब क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ एस बार। बोलो कितना? दिस इज 49, 4, 53, 1, 54। तो क्या हो गया? रूट ऑफ 54। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अभी देखो 14 प्लस 13 कितना? 27। 45 का रूट कितना? 6.9। अगर 49 होता तो मैं 7 लिखता। ये है 45, 49 से थोड़ा सा छोटा, तो मेरा आंसर भी 7 से थोड़ा कम, लेट्स से 6.7 लिख दिया, ठीक है। एंड ये कितना है? 54। 54 मतलब क्या? 49 से थोड़ा बड़ा, तो मैं इसको लिख देता हूँ 7.3। अरे यार तुमको 0.3 का 0.4 लिखना है, तुम लिख दो यार। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब अगर आप देखोगे तो इट इज सॉल्व्ड। लेफ्ट साइड में क्या है? टेल मी, आर यू डन विद द क्वेश्चन? न्यूमरेटर में क्या है? 27। डिनोमिनेटर में कितना है रफली? अरे वो 7 into 7 एक 40 या 45 के आसपास आएगा कुछ तो आंसर। कैन यू नॉट मल्टीप्लाई दीस टू? जो भी आंसर आएगा, फिर उनका जो भी आंसर आएगा, क्या आप उसको 27 से डिवाइड कर सकते हो? डेसिमल में आएगा आंसर। क्या आप लॉग बुक से कॉस निकाल सकते हो इनवर्स? तो मिल गया ना एंगल। आर यू गेटिंग इट? अब यहाँ पर क्या मैंने ओरली कुछ भी नंबर लिया है यार, इसलिए नंबर काफी गंदे आए। इन क्वेश्चंस इफ यू सॉल्व फ्रॉम द बुक दे विल गिव यू गुड वैल्यूज, जहाँ पर आप काफी अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओगे। बट यहाँ पे सॉल्विंग से ज्यादा मेथड इज इम्पोर्टेंट। आर यू गेटिंग इट? तो डॉट प्रोडक्ट के कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं? टेल मी। अभी के लिए 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े। कौन से 3? पहले तो सबसे सिंपल क्वेश्चन, दोनों वेक्टर का क्या दे दिया आपको? मैग्नीट्यूड दे दिया है, और दोनों के बीच में क्या दे दिया है? एंगल। और आपको क्या बोला है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। सबसे सिंपल है a b cos थीटा। यहाँ पर a क्या है? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a बार। ये b क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ v बार। और ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन a बार एंड b बार। तो इस चीज पे बनने वाला सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या है? टाइप 1, जो कभी नहीं पूछते लोग। क्यों पूछेंगे यार? डू यू डिजर्व 4 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन? इतना भी इजी एग्जाम है। आर यू गेटिंग इट? फिर ये पढ़ने का मतलब क्या है? दैट्स हाउ यू ग्रो ना, स्टेज बाय स्टेज। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। यू नेवर नो, ऐसा पूछ भी सकते हैं। आज तक तो कभी नहीं पूछा, मैं भी कभी नहीं पूछने वाला, बट इट इज द मैटर ऑफ टाइम एंड लक। क्या पता वो क्या पूछना चाहते हैं। बट आर यू श्योर अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ द डेफिनेशन? सबसे सिंपल क्वेश्चन। वैरायटी क्या आ सकती है? अगली बार एंगल नहीं दूंगा। एंगल नहीं दिया, कोई बात नहीं। एफ और एस दे दिया, स्प्लिट फॉर्मेट में दे दिया, कोई बात नहीं। क्या करूंगा दोनों का? अगर मैं ये यूज करने गया जो मैंने यहाँ पर यूज किया था, तो क्या ये डेफिनेशन करेक्ट है? हाँ, ये करेक्ट है, बट प्रॉब्लम क्या है? यूजफुल नहीं है। क्यों यूजफुल नहीं है? इन दिस थीटा इज, जब थीटा ही मिसिंग है तो फिर ये वाली करके डेफिनेशन अप्लाई कोई फायदा नहीं। आगे बढ़ेंगे, ठीक। दूसरा तरीका क्या है? सॉल्यूशन सेकंड। दोनों के x कोएफिशिएंट लो, दोनों के y लो, दोनों के z लो, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ये एक अच्छा मेथड है, ये आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन में क्या किया? दोनों चीज वापस दे दी। अरे गेटिंग इट? एंड मैंने आपसे पूछ लिया कि एंगल निकालिए, तो एंगल के लिए डेफिनेशन क्या यूज करिए? f bar dot s bar is what? fs cos theta। क्या चाहिए? cos theta is what? f bar dot s bar upon fs। ऊपर क्या? f bar dot s bar। अब भी सीखा, दोनों के x y और z को मल्टीप्लाई करके ऐड कर, तो न्यूमरेटर में वही किया। 7 2s are 14, 4 2s are 8, 5 into 1 is 5। तीनों को ऐड किया, कुछ तो न्यूमरेटर मिला। डिनोमिनेटर में क्या है? f और s। f क्या है? f बार का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने आता है? x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस, अरे गेटिंग इट? तो उस तरह से मैंने यहाँ से क्या निकाला?
एफ बार का मैग्नीट्यूड निकाला ये आया, एस बार का मैग्नीट्यूड निकाला ये आया। अभी मैंने रफ वैल्यू ले लिया है कुछ भी, इसको आप मल्टीप्लाई करके 27 से डिवाइड करके लॉग बुक से उसकी कॉस्ट की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब एंगल निकाला जा सकता है। आर यू गेटिंग इट? डिड यू अंडरस्टैंड द थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन? पक्का? श्योर? कॉपी रैन पॉज करेगा, बंद मत कर देना। Fine. I hope everyone is done with type 1, 2 and 3 का writing. Hello. Yes. चलो. Then एक और क्वेश्चन करते हैं. The next type. The next type. Look at this. मैं आपको एक वेक्टर दे रहा हूँ p बार, दूसरा वेक्टर दे रहा हूँ q बार. संकेत और विपिन. See, I don't want to shout. चिल्लाना नहीं चाहता सबके सामने. थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें. So p bar and q bar are given, and इस बार ना क्वेश्चन थोड़ा सा अलग स्टाइल में पूछा जाएगा. They will tell you this is 5 I cap plus m j cap plus 7 k cap और q bar आपको दे दिया है 3i प्लस 2j. चलो इसमें k वाला पार्ट ही नहीं, ठीक है. नाउ चलो लेट्स मेक इट इवन सिंपलर. k दिया है, चलो फाइन. आपको ये बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल m if p bar and q bar are perpendicular to each other. अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि p बार दिया हुआ है, q बार दिया हुआ है, कौन से फॉर्मेट में दिया हुआ है? स्प्लिट फॉर्मेट. एंड आपसे क्या पूछा? उन्होंने आपको एक चीज भी बोल दी है. उन्होंने बोला कि p और q आपस में कैसे हैं? p बार एंड q बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. उन्होंने आपको ये दिया हुआ, परपेंडिकुलर दिया हुआ मतलब क्या? दिस टाइम यू आर अवेयर ऑफ द एंगल. परपेंडिकुलर है मतलब थीटा कितना है? 90. आपको दे दिया है कि p और q के बीच में एंगल कितना है? 90. और आपको पूछा हुआ है क्या उन्होंने? दे वांट यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ये जो स्मॉल m है ना, स्मॉल m की उन्होंने आपसे वैल्यू पूछ ली है इस पर. समझ में आ रहा है? मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ. एक टाइप 4 के पहले एक नोट ले लेना. डेफिनेशन क्या है a बार डॉट b बार की? a b cos थीटा. यू टेल मी थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन a बार एंड. अगर कभी भी a बार और b बार के बीच में, मान लो ये a बार है, मान लो ये b बार, अब यहाँ पर एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में? अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो अगर आपने थीटा की जगह पे 90 डाला तो cos 90 क्या हो गया? 0 into b, 0 into a. तो इसका मतलब a बार डॉट b बार क्या आ गया? 0. Do you get it? मतलब अगर कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो उन दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 0. अरे गेटिंग इट? क्या उस चीज को यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए हमको टाइप 4 में? टाइप 4 में उन्होंने क्या बोला है कि p बार और q बार आपस में कैसे हैं? यू टेल मी इफ p बार एंड q बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब क्या? p बार और q बार का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा. अरे समझ आ रहा है? रीजन यहाँ पे लिख देना. p बार परपेंडिकुलर टू q बार. तो हमको पता है कि जब भी दो वेक्टर कैसे होंगे आपस में? परपेंडिकुलर होंगे. इन दैट केस उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा. समझ में आ रहा है? सो इफ दिस इज ट्रू, अप्लाई करो p बार डॉट q बार. कैसे अप्लाई करते हैं? दोनों का x कोएफिशिएंट ले लो, मल्टीप्लाई करो. दोनों का y कोएफिशिएंट ले लो, मल्टीप्लाई करो. दोनों का z कोएफिशिएंट ले लो, मल्टीप्लाई करो. और फिर सभी को ऐड करो. दोनों का x कोएफिशिएंट क्या है? 5 into 3 plus m into 2 plus 7 into, और आंसर किसके बराबर होगा? क्यों मालूम पड़ा आपको ये 0 है?
परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? लॉजिक समझ में आ रहा है? कुछ भी रटना लॉजिक है ना। ए बार डॉट बी बार का डेफिनेशन क्या है? ए बी cos थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन ए बार एंड। अगर मैं आपको बोलता हूं कि ए बार और बी बार आपस में कैसे हैं, व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा आर यू गोइंग टू पुट देयर? cos ऑफ 90 इज 0 into b into a is 0। मतलब ए बार डॉट बी बार कितना आया? 0। तो अगर कभी भी दो वेक्टर आपस में कैसे होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा आएगा? तो यहां पर भी तो उन्होंने बोला ही है ना, p और q आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? बट डॉट प्रोडक्ट करने की स्टाइल x y z मल्टीप्लाई एंड देन ऐड, बस वही हो रहा है फिर। डू यू एग्री? यस। 5 3 15 2m is 15 plus 7 22 जाएगा उस तरफ, माइनस 20। अरे यार और ये दो उस तरफ, m कितना? आपको m की वैल्यू मिल गई। डू यू गेट इट? m की वैल्यू क्या है? -11। कैन दिस बी अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है आपको? ये आपका एक और टाइप का क्वेश्चन हो गया। परपेंडिकुलर वर्ड के जगह पे एक और वर्ड कभी कभी यूज करते हैं लोग, दे आल्सो राइट दैट एज ऑर्थोगोनल। क्या वर्ड यूज करते हैं? परपेंडिकुलर वर्ड का एक सिनोनिम है, गेट इट? या तो वर्ड क्या यूज करेंगे? परपेंडिकुलर, या तो वर्ड क्या यूज करेंगे? ऑर्थोगोनल। ORTHOGONAL, ऑर्थोगोनल। उसका मतलब भी परपेंडिकुलर ही हो। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर वर्ड के बदले ऑर्थोगोनल वर्ड हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर भी आप क्या यूज करोगे? दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा? 0। समझ में आ रहा है? साक्षी बोर हो रहा है? क्या करूं एंटरटेन करने के लिए? बी अटेंटिव। ओके, ये समझ में आ रहा है आपको? डिड यू अंडरस्टैंड टाइप 4? यस। पक्का? ठीक है। तो ये एक और टाइप का क्वेश्चन हो गया जहां पर उन्होंने आपसे वेक्टर के अंदर कोई एक कोएफिशिएंट आपका क्या बन के आया है? यहाँ पर m अननोन बन गया है ना। दिस m इज व्हाट? टेल मी। इट्स एन अननोन। तो आप उसकी भी ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? अब एक और चीज समझते हैं। अब ये हमने जो चारों टाइप के क्वेश्चंस देखे ना, ये तो हमने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। अब एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। मान लो ये है आपका एक्स एक्सिस और ये क्या आपका वाई एक्सिस, ठीक है? ऑन दिस एक्स एक्सिस लेट्स से ये वेक्टर है आपका ए बार और ये क्या है आपका वेक्टर बी बार, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? ठीक है? और बहुत ही ध्यान से, आपका ए बार कहां पर है? एक्स एक्सिस पे। आपका बी बार कहां पर है? क्या एक्स और वाई के बीच में है यार, वो कुछ एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। ये ठीक है? अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बी बार को रिजॉल्व करके दो, रिजॉल्व करना आता है? कैसे रिजॉल्व करते हैं हम? बोलो, रिजॉल्व कैसे करते हैं? यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर बनाते हो, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर बनाते हो। अरे हाँ यार, भूल गए सब। यहाँ से एक ऐसा बनाओगे लाइन, ये एक वेक्टर हो गया। यहाँ से एक ऐसे बनाओगे लाइन, ये एक दूसरा वेक्टर हो गया। यस और नो? इस वाले वेक्टर की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ पर पहले एक बार साइन अप्लाई करो, एक बार कॉस अप्लाई करो, ये सब करोगे। रफ में सॉल्व करके मुझे इसकी और इसकी वैल्यू दो। अब मैंने आपको यहाँ पर नंबर तो नहीं दिया ना। अगर यहाँ पे 10 दिया होता, यहाँ पे 30 डिग्री दिया होता, तो आप मुझे एक वैल्यू देते। अभी वैल्यू मत दो, खाली ऐसी बता दो ये है। यहाँ पर अगर आपने साइन थीटा अप्लाई किया, चलो इसको नाम दे देते हैं कुछ भी फिलहाल के लिए, ए बी सी, ठीक है? इन दिस ट्रायंगल इफ यू अप्लाई साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा? ऑपरेशन मतलब क्या? बट क्या मैं बोलता हूँ जो ए बी है वही ओसी है अपॉन hypotenuse. Hypotenuse is how much? Yeah, but what is OB? It's a vector b bar. B bar का मैग्नीट्यूड कितना?
बी, तो उसी क्या हो गया बी साइन थीटा। अरे हाँ या ना, तो उसी की वैल्यू क्या हो गई बी साइन थीटा। वैसे ही अगर आप वहीं पर कॉस अप्लाई करोगे ना तो इसका वैल्यू आएगा बी कॉस थीटा। या आप करके देख लेना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैंने क्या किया, पहले मैंने देखो रेड कलर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया, उसमें कोई डाउट? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 90 डिग्री पे होंगे, कॉमन सेंस। मैंने दो वेक्टर ड्रॉ किए, कौन से ए बार और बी बार। ए बार मैंने कहां पर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस के अलोंग ही ड्रॉ किया। बी बार मैंने कहां पर ड्रॉ किया, एक्स और वाई के बीच में जो एंगल बना रहा है थीटा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। मैंने रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करना मतलब क्या, एक वेक्टर दिया हुआ है, आप उसको दो टुकड़ों में बांट रहे हैं, तो मैंने बी बार के दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा कितना बना बी कॉस थीटा, दूसरा टुकड़ा कहां पर बना, कैसे मालूम पड़ा ये बी कॉस है बी साइन है, रिजॉल्व करना सीखा है ना। आप यहां से परपेंडिकुलर बनाते हो, एक ट्रायंगल पकड़ लो, उसी ट्रायंगल में साइन अप्लाई करो, उसी ट्रायंगल में हमेशा मैं वैल्यूज देता था, नंबर देता था। इस बार मैंने वैल्यूज और नंबर नहीं दिए, इसलिए कुछ ऐसा अलग दिख रहा है तो वही चीज पक्का। अब अगर आप देखोगे ना b cos थीटा, टेल मी व्हाट इज b cos थीटा, व्हाट डू यू सी b cos थीटा एज? b cos थीटा है क्या, b cos थीटा है b का एक टुकड़ा, b sin थीटा क्या है, b का ही दूसरा टुकड़ा है। बट ये कौन सा टुकड़ा है, जो उसी डायरेक्शन में है जहां पर a बार है। अरे यार देखो b बार के आपने कितने टुकड़े की, एक किया b cos, दूसरा किया b sin। ये समझ में आ रहा है, b cos कौन सी जगह पर है, जहां पर आपका a बार है। ये एग्री करते हो आप? अब देखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ a बार डॉट b बार, a b cos थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a b cos थीटा था ना, b cos थीटा को एक ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। अब मैंने डेफिनेशन में कुछ भी चेंज किया है, खाली मैंने ब्रैकेट बना दिया। अब ये ब्रैकेट क्या है देखो, व्हाट इज b cos थीटा, b cos थीटा इज नथिंग बट component of b bar along a bar। क्या ये समझ में आ रहा है? b के कितने टुकड़े की, दो, कहां पर, एक x एक्सिस पर और एक y एक्सिस। उसमें x एक्सिस वाला टुकड़े का नाम क्या है, ये b cos थीटा उसी डायरेक्शन में है जहां पर a बार है, तो वही तो लिखा। What is b cos theta? It is that component of b bar which is along मतलब उसी की दिशा में, उसी के डायरेक्शन में। Are you getting it? तो जब भी मैं आपको बोलता हूं कि a बार डॉट b बार है, तो आप क्या करते हो पता है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हो और दूसरे वेक्टर का एक ऐसा कंपोनेंट लेते हो जो पहले वाले के डायरेक्शन में। Do you understand? Yes. So what is a bar dot b bar? It is a b cos theta और b cos theta क्या है, component of b bar along a bar। Do you understand this? Component of b bar along a bar। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? ओके। अब देखो कभी कभी ये लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। अभी नया टाइप का क्वेश्चन बनने जा रहा है, टाइप 5। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो नीट में आ सकते हैं, ठीक है। ये टाइप 4 थोड़ा दमदार क्वेश्चन था, ऐसा आता है नीट। वो जो टाइप 3 था वो भी जरा ढंग का क्वेश्चन था, वो नीट में आता है। टाइप 1 और टाइप 2 सिर्फ समझने के लिए समझा, ये ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस आर वेरी लेस, बिकॉज़ दैट इज टू इजी। अरे वो क्वेश्चन आएगा तो दुनिया का मतलब इंडिया का हर बच्चा सॉल्व करके आएगा अगर थोड़ा भी पढ़ के गया है तो, ठीक है। बट टाइप 3 इज समथिंग दैट रिक्वायर्स सम स्किल। टाइप 4 रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, थीटा 90 का मतलब क्या है कि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अभी जो टाइप 5 हम सीखने जा रहे हैं उसके लिए आपको इसकी नॉलेज लगती है। आर यू गेटिंग इट? तो दिस इज नाउ वी आर गेटिंग इनटू द डेप्थ ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है, यही वाले वैल्यू ले लेते हैं। आई डोंट वांट टू थिंक द वेक्टर्स अगेन एंड अगेन। सो 2i + 4j + 5k और s क्या है
7i प्लस 2j प्लस एक है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ फाइंड द कंपोनेंट ऑफ s बार along f बार। क्या पूछा मैंने आपसे? फाइंड द कंपोनेंट ऑफ s बार समझ में आ रहा है? कंपोनेंट ऑफ समवन along समवन, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट। मैंने आपको इनडायरेक्टली बोला डॉट प्रोडक्ट करो, समझ में आ रहा है? मैं इसी क्वेश्चन का एक और सिंपलर वर्जन भी दे सकता था, मैं आपको बोल देता फाइंड f बार डॉट s बार, ये हो जाता सिंपल लैंग्वेज। आर यू गेटिंग इट? तो अच्छा, क्या आपको ये करने आता है? हाँ, x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई j मल्टीप्लाई ऐड कर दो, अगर ये पूछा होता तो आप कर लेते। बट एग्जाम में अगर मैंने ये वाली लैंग्वेज यूज करी तो है तो दोनों सेम ही, बट जिसको लैंग्वेज नहीं पता वो ये क्वेश्चन छोड़ दे। आर यू गेटिंग इट? तो कमी किसकी हो गई, नॉलेज की या लैंग्वेज की? लैंग्वेज के लिए ये पता होना जरूरी कि अगर मैं आपको पूछता हूँ फाइंड द कंपोनेंट ऑफ सम वेक्टर अलोंग सम अदर वेक्टर, अलोंग आया मतलब मैं आपसे डॉट प्रोडक्ट करने बोल रहा हूँ। यस। अब इसमें भी छोटा सा ट्विस्ट है। सॉल्यूशन आपको पता चला अलोंग करना है मतलब क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किसका और किसका? f बार डॉट s बार, which is what? f s। अब आपको ढूंढना क्या? क्या मैं आपको थीटा पूछा? Am I asking you the value of theta? What am I actually asking? मैं आपको s cos थीटा पूछूं। b cos थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ b बार अलोंग। तो यहाँ पर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? कंपोनेंट ऑफ s बार अलोंग f बार, मतलब what am I asking you? I am not asking you theta, I am asking you s cos theta. What is s cos theta? नीचे लो यार, क्या आएगा? f बार डॉट s बार अपॉन f, ये चाहिए आपको। Do you understand? पक्का? How do you find f bar dot s bar? अरे x का मल्टीप्लाई ना, बोलो 40 प्लस 8 प्लस 5 अपॉन what is f? मैग्नीट्यूड ऑफ f bar। पक्का? आज के आज ही, हो सके तो ब्रेक में ही पूरा डॉट प्रोडक्ट रिवाइज कर लेना, 10 मिनट लगेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा चैप्टर थोड़ा सा हैवी है, हैवी बिल्कुल नहीं है, वेरिएशन बढ़ते जा रहा है, दिमाग में फिट करना पड़ेगा। व्हाट इज f? मैग्नीट्यूड ऑफ f बार। हाउ डू यू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ f बार? अंडर रूट 4 नहीं करेंगे, क्या आएगा? 2 का स्क्वायर, फिर बाजू में 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, उसके बाजू में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 20 रूट 45। अरे हाँ या ना, ये कितना हो गया? दिस इज 27 अपॉन रूट 45। इतना ही करके छोड़ दो, ये आपने क्या निकाल लिया? आर यू एक्चुअली लुकिंग फॉर s cos थीटा? यस। हाउ डू यू नो? मुझे फाइंड व्हाट? कंपोनेंट ऑफ s बार अलोंग, मतलब मुझे s cos थीटा पूछना है। अरे वेरी गुड। अच्छा, टाइप 5 में दिस कुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन। There could be one more question. They could also ask, अच्छा ये हो गया क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 का स्टेटमेंट ऐसा भी हो सकता था, they could also ask you find the component of f bar along s bar, ये भी तो पूछ सकते हैं यार। अगर आपको s बार का कंपोनेंट पूछा अलोंग f बार तो s cos थीटा पूछे। अगर आपको बोला कि f बार का कंपोनेंट निकालो अलोंग, व्हाट आर दे आस्किंग फॉर? f cos थीटा। समझ में आया? पक्का? तो क्या करोगे? क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन क्या होगा? डेफिनेशन क्या है?
डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है भाई? is Fs. What are you looking for? F cos theta. What is F cos theta equal to? Fr dot S bar. क्या आपको समझ में आ रहा है? तो अगर कंपोनेंट ऑफ S बार पूछा है मतलब S cos theta पूछ रहा है तो F को नीचे लेके जाओ. अगर कंपोनेंट ऑफ F बार पूछा है मतलब F cos theta पूछ रहा है S को नीचे लेके. क्या आपको ये समझ में आ रहा है? पक्का? ओके. सो व्हाट इज F बार और S बार? अरे यार इसके जैसे ही आएगा ना. x का मल्टीप्लाई, y का मल्टीप्लाई, z का मल्टीप्लाई सब ऐड ये कर चुके हैं. क्या आएगा ऊपर? 27. नीचे क्या है? s. व्हाट इज s? व्हाट इज s? मैग्नीट्यूड ऑफ s बार. s बार क्या? 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 53 प्लस 1 रूट 52. ये मैंने क्या निकाल लिया? f cos थीटा. ये हो गया मेरा आंसर. ऑफ कोर्स आप चाहिए तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो. देयर इज नो एंड टू दिस. रूट 45 निकाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. चाहिए s cos थीटा ही. इधर से कुछ नीचे मत लेके जाओ. पता चलेगा इसको सॉल्व करेंगे फिर s को नीचे लेके जाओगे. s को नीचे लेके जाओगे फिर आप सोचोगे s मतलब क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ s बार. फिर उससे डिवाइड कर लो. इवेंचुअली आपने क्या निकाल लिया पता है? आपने एंगल निकाल लिया. मैंने आपसे एंगल नहीं पूछा है. मैंने आपसे पूछा है कंपोनेंट ऑफ s बार. मतलब s cos थीटा ही निकालना है तो इधर से कुछ वहां पे लेके मत जाओ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे इधर से कुछ उस तरफ लेकर मत जाओ. कुछ और ही निकाल लोगे. डू यू गेट इट? पक्का? सो दिस इज वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें एक टाइप में दो क्वेश्चन बन सकते हैं. अगर कंपोनेंट s का पूछा तो s cos थीटा बोला है. s cos थीटा पूछा तो f को नीचे लेके जाओ. ये रटने वाली बात है, समझने वाली. अगर कंपोनेंट पूछा है f का मतलब f cos थीटा पूछा तो s को नीचे लेके जाओ. एंड दैट्स हाउ वी टेक केयर ऑफ टाइप 5 और उसके वेरिएशन. डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? डॉट प्रोडक्ट किया. डॉट प्रोडक्ट में थियरी में अगर टेक्निकली देखा जाए तो इतना ही किया है. तो ये आप टाइप 4 के पहले ऊपर नोट लिखोगे. उस नोट से आपको क्या सीखने मिला कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री तो उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल. एंड इन दैट केस उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 0 आता है. इसमें एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जहां पर आपको बीच में एक अननोन दिया है. क्या ये जरूरी है कि हमेशा अननोन y वाला ही होगा? इधर आने दो. मेथड तो यही रहेगा ना. इसको सॉल्व किया जा सकता है. दूसरा वाला क्या है? एक का कंपोनेंट पूछ लिया अलोंग सम अदर. s का पूछा तो s cos थीटा निकालना है. f का पूछा तो f cos थीटा निकालना है. यहाँ पर मैंने b का निकाला ना. कंपोनेंट ऑफ b बार अलोंग a बार मतलब क्या? b cos थीटा. अगर यहीं पर पूछा होता कि कंपोनेंट ऑफ a बार निकालो तो मैं क्या करता? a cos थीटा. इन दैट केस b नीचे चला जाता. समझ में आ रहा है? क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ b cos थीटा तो क्या आएगा बोलो? a बार डॉट b बार अपॉन a. क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? a cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी. a bar dot b bar upon b. What is this? Component of b bar along a bar. मेरा हैंडराइटिंग कैसा भी हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको ये समझ में आ रहा है. नहीं? What is a cos theta? Component of a bar along b bar. Do you all get it? पक्का? कोई डाउट? Sure. Fine. You copy whatever you see in the book on the board and make sure that you write it in the notebook and do the first revision here itself. Go home, revise this. Tomorrow when you come, revise again and come. आज हमने क्या पढ़ा? Dot product. Tomorrow when we meet, we will study the cross product. ठीक है? And technically we will be done with our chapter of vector. And then next week, whenever we meet, we will do the MCQs. Are you clear with that? Fine. That is all for today. Goodbye, all of you. See you tomorrow. And बंद कर.